आज हम जानने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी कहानी, बिल्कुल शुरू से लेकर आज तक। क्या हुआ विल बायर्स के साथ, कौन है वेक्ना और कैसे हॉकिंस एक नॉर्मल टाउन से दुनिया का सबसे बड़ा हॉरर हॉटस्पॉट बन गया। इस वीडियो में हम हर सीजन के ट्विस्ट्स, मॉन्स्टर्स, सीक्रेट्स और हिडन कनेक्शंस को ब्रेक डाउन करने वाले हैं ताकि आपको मिल सके एकदम फुल, क्लियर और मसालेदार रिकैप। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस माइंड ब्लोइंग जर्नी को। सीजन 1 की शुरुआत होती है 6 नवंबर 1983 से। विल बायर्स हॉकिंस इंडियाना में अपने दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस के साथ D&D खेलकर घर जा रहा होता है जब वो बीच रोड पर एक शैडोवी मॉन्स्टर से टकरा जाता है। वो भागकर अपने घर के पीछे वाले शेड में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से गायब हो जाता है। विल की माँ जॉयस बायर्स घबराकर पुलिस चीफ जिम हॉपर से हेल्प मांगती है। हॉपर एक वियतनाम वॉर का वेटरन होता है और उसकी अपनी बेटी कैंसर की वजह से गुजर चुकी होती है। इस वजह से वो विल के केस को बहुत पर्सनल तरीके से लेता है। इस बीच माइक, डस्टिन और लूकस विल को ढूंढने निकलते हैं और रास्ते में एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जिसके बाल बिल्कुल शेव्ड होते हैं और बात भी कम करती है। उसके हाथ पर 0-1-1 का टैटू होता है। वो लोग उसे 11 या इल बुलाने लगते हैं। इल किड्स को समझाती है D&D बोर्ड उल्टा करके कि विल एक अपसाइड डाउन नाम की दूसरी डायमेंशन में फंस गया है और वहाँ एक क्रीचर उसका शिकार कर रहा है जिसे ये लोग D&D के मॉन्स्टर के नाम पर डेमोगॉर्गन बोलते हैं। माइक की बहन नैन्सी और उसकी दोस्त बार्ब स्टीव हैरिंगटन की पार्टी में जाते हैं। जब नैन्सी और स्टीव ऊपर स्मोच कर रहे होते हैं, बार्ब हीटेड पूल के पास बैठी होती है। वहीं पर डेमोगॉर्गन आता है और बार्ब को उठा ले जाता है। इसी रात विल का बड़ा भाई जोनाथन वहाँ आसपास फॉरेस्ट में विल की बाइक क्रैश की फोटो ले रहा होता है और गलती से पूल एरिया की फोटो में डेमोगॉर्गन भी क्लिक हो जाता है। अब जोनाथन और नैन्सी दोनों अपने लव्ड वन को ढूंढते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जॉयस के घर में अजीब स्टैटिक फोन कॉल्स आने लगती हैं और घर की लाइट्स भी ब्लिंक करती रहती हैं। जॉयस को यकीन होता है कि विल लाइट्स के थ्रू उससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो वॉल पर क्रिसमस लाइट्स से अल्फाबेट का पूरा सेटअप बना देती है। जब विल मैसेज करता है रन, तब डेमोगॉर्गन सीधा सीलिंग से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जो विल की बॉडी मिलती है जो क्वारी से निकाली जाती है, वो सबको शॉक कर देती है, लेकिन 11 इंसिस्ट करती है कि विल जिंदा है। जॉयस को भी ऐसा ही लगता है। हॉपर इन्वेस्टिगेशन में निकलता है और पता लगता है कि विल की बॉडी फेक थी। फिर वो हॉकिंस लैब में घुसकर एक इंटरडिमेंशनल गेटवे डिस्कवर कर लेता है। गवर्नमेंट हॉपर पर नजर रखने लगती है। हॉपर एक औरत टेरी आइव्स से मिलता है जो मार्टिन ब्रेनर के MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा थी। उसे पता चलता है कि टेरी प्रेग्नेंट थी, लेकिन ब्रेनर ने उसका बच्चा छीन लिया। वो बच्ची होती एक्चुअली जेन, जो आगे जाकर 11 बन गई। स्कूल के कुछ बुलीज माइक को क्लिफ से जंप करने पर मजबूर करते हैं। 80s में ऐसे स्टूपिड बुली सीन्स आम बात थे। 11 माइक को बचाती है, उसे लेविटेट करके, और फिर बुलीज को अटैक कर देती है। फिर एक क्यूटेस्ट ग्रुप हग होता है। जब किड्स को ब्रेनर के लोग चेस करते हैं, 11 एक रिवर्स ET मोमेंट क्रिएट करती है और वैन को उनके बाइक्स के ऊपर से फ्लिप कर देती है। अब सब मिलकर एक सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक बनाते हैं जिसमें सॉल्ट वाटर भरकर 11 अपसाइड डाउन को ट्यून इन करती है। एल, विल और बारब को लोकेट कर लेती है, लेकिन बताती है कि बारब नहीं बची। नैन्सी और जोनाथन बायर्स के घर में मॉन्स्टर को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तब स्टीव सोचता है ये दोनों हुकअप कर रहे हैं और बीच में घुस जाता है। लास्ट में स्टीव डेमोगॉर्गन का सामना करता है और अपना डेंजरस हीरो मोड ऑन कर देता है। स्कूल में ब्रेनर के एजेंट्स आते हैं, लेकिन 11 अपनी पावर से बहुत सारे एजेंट्स को मार देती है। डेमोगॉर्गन डॉक्टर ब्रेनर को अटैक करता है, या हम लोग को लगता है। फिर 11 अपने साइकिक पावर्स यूज करके डेमोगॉर्गन को डिसइंटीग्रेट कर देती है, पर असल में वो दोनों अपसाइड डाउन में वैनिश हो जाते हैं। इस सब के पैरेलल जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन में वैनिश हो जाते हैं। टाउन में घुसकर विल को ढूंढ रहे होते हैं जो हॉकिंस लाइब्रेरी के अपसाइड डाउन वर्जन में फेज होता है। सीजन 5 के अर्ली लीक्ड ओपनिंग से पता चलता है कि विल एक्चुअली डेमोगॉर्गन से कैसल बायर्स में लड़ा भी था। जॉयस और हॉपर विल को वहां से निकाल लेते हैं और पीछे बैकग्राउंड में वेकना छुपा हुआ होता है जो आगे चलकर सीरीज का मेन विलन बनेगा। अब आते हैं क्रिसमस 1983 पर। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन विल बायर्स वॉशरूम में एक स्लग सा कॉफ करके निकलता है और फिर वो एक सेकंड के लिए मेंटली अपसाइड डाउन में शिफ्ट हो जाता है। क्लियरली विल अभी भी ठीक नहीं हुआ है। सीजन 2 शुरू होता है हैलोवीन 1984। किड्स गोस्टबस्टर्स के कॉस्ट्यूम्स में हैलोवीन मनाने के लिए फुल एक्साइटेड होते हैं। माइक हर रात 11 को रेडियो पर कॉल करता रहता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नैन्सी को बाप की डेथ का गिल्ट खाता रहता है और बाप के पेरेंट्स ने कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट मरे बॉमन को हायर किया होता है हॉकिंस के सीक्रेट्स ढूंढने के लिए। जॉयस अब बॉब न्यूबी को डेट कर रही होती है। डस्टिन एक छोटी सी स्लग टाइप क्रीचर को घर लाता है जिसे वो डार्ट नाम देता है क्योंकि वो 3 मस्केटर्स चॉकलेट्स बहुत पसंद करता है। इस लॉग वैसे ही होता है जैसे विल पहले कफ करता था और बाद में पता चलता है कि ये एक्चुअली एक ईयरली स्टेज डेमोगोर्गन यानी डेमोडॉग होता है। विल को बार बार अपसाइड डाउन के डिस्टर्बिंग विजन आने लगते हैं। एक स्मकी मॉन्स्टर जैसा क्रिएचर जिसको इस पॉइंट पर माइंड फ्लेयर नहीं कहा गया था। ये मॉन्स्टर विल के अंदर घुसकर उसे पोजेस भी करने लगता है। इस बीच 11 जिंदा होती है। वो डेमोगॉर्गन के साथ वैनिश होने के बाद अपसाइड डाउन में फंस गई थी और वापस एक छोटे होल से निकलकर हॉकिंस के जंगलों में रहती है। हॉपर उसे वाफल लीव करके ढूंढ लेता है और फिर दोनों एक साथ हॉपर के कैबिन में रहते हैं। हॉकिंस लैब अब डॉक्टर ओवेंस चला रहा होता है। स्कूल में एक नई लड़की मैक्स आती है और लूकस को उस पर थोड़ा क्रश हो जाता है। मैक्स का भाई बिली फुल एंग्री टाइप बैड बॉय होता है जिसका स्टीव से कांस्टेंट राइवलरी चलती रहती है। नैन्सी और जॉनथन बाब के ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट करते करते मरी बॉमन के पास जाते
हैं जहां उन्हें ओवेंस की कन्फेशन रिकॉर्डिंग मिलती है कि बाब सच में मर चुकी है। इसी दौरान स्टीव डस्टिन का आइकॉनिक फ्रेंडशिप डेवलप होता है। डस्टिन डार्ट को ढूंढने में स्टीव की हेल्प लेता है और स्टीव उसे हेयर स्टाइलिंग का सीक्रेट रूटीन भी सिखाता है। विल का स्मोकी मॉन्स्टर से कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो फुली पोजेस हो जाता है। अब वो बोलता है कि घर ठंडा रखो। वो 100 पेज स्टाइल ड्राइंग्स करता रहता है जिसे जॉयस और बाकी एडल्ट्स जोड़ते हैं और एक मैप ऑफ टनल सामने आता है जो हॉकिंस के नीचे चल रहे होते हैं। जब लैब एजेंट्स टनल्स को जलाते हैं विल को लिटरल दर्द होता है। तब पता चलता है कि विल अपसाइड डाउन के हाइव माइंड से टेदर्ड है। डफर ब्रदर्स ने कंफर्म किया है कि सीजन 5 के लिए सीजन 2 का एपिसोड द स्पाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लू रखता है। विल का हाइव माइंड से लिंक फ्यूचर रिवील में क्रूशल होगा। 11 को अपनी मॉम का ट्रूथ पता चलता है और वो गुस्से में हॉपर के कैबिन से भाग जाती है। वो हॉकिंस से निकलकर शिकागो जाती है और वहाँ 008 काली से मिलती है, एक और सुपर पावर्ड लैब एक्सपेरिमेंट। इनका एक क्रिमिनल विजिलेंटी गैंग होता है पर 11 को उनका मेथड पसंद नहीं आता तो वो उन्हें छोड़कर वापस हॉकिंस लौट आती है। फन फैक्ट, ये एपिसोड साथ नेटफ्लिक्स का फेल्ड स्पिन ऑफ पायलट जैसा था, इसीलिए आगे कभी रिविजिट नहीं हुआ। हाइव माइंड विल के थ्रू डार्ट और बाकी डेमोडॉग्स को हॉकिंस लैब पर अटैक करने का ऑर्डर देता है जहां जॉयस, विल, हॉपर, माइक और डॉक्टर ओवेंस फंस जाते हैं। विल को सिडेट किया जाता है ताकि मॉन्स्टर उनकी लोकेशन ट्रैक न करे। बॉब न्यूबी सिक्योरिटी सिस्टम ओवरराइड करने जाता है और हीरोइक सैक्रिफाइस में डेमोडॉग्स उसे मार देते हैं। बायर्स के घर में ग्रुप विल को कंफ्यूज करने का प्लान बनाता है पर हाइव माइंड फेमिलियर फोन रिंग को पहचान लेता है और डेमोडॉग्स घर पर अटैक कर देते हैं। लास्ट मोमेंट पर 11 हीरोइक एंट्री लेती है और सब डेमोडॉग्स को मार देती है। सब शॉक होते हैं क्योंकि वो 1 साल से मिसिंग थी। किड्स अब स्मोक मॉन्स्टर को D&D के विलन के नाम पर माइंड फ्लेयर कहने लगते हैं। फिर विल को कैबिन में ले जाकर मॉन्स्टर को बर्न आउट किया जाता है क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट उसे वीक करता है। 11 और हॉपर लैब जाके सिर्फ 11 के पावर्स से गेट को बंद कर देते हैं। बाकी किड्स टनल्स में हीट क्रिएट करते रहते हैं ताकि डेमोडॉग्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। सीजन 2 एंड होता है स्नोबॉल डांस पर। 11 और माइक किस करते हैं और विल अब भी माइंड फ्लेयर की विजन्स देख रहा होता है। सीजन 3 टाइम जंप करता है और हम जुलाई 1985 में आ जाते हैं। हॉकिंस में सब लोग नए स्टारकोट मॉल को लेकर फुल एक्साइटेड होते हैं लेकिन इस मॉल की वजह से हॉकिंस के पुराने शॉप्स बंद हो रहे होते हैं। माइक और 11 हॉपर के कैबिन में कॉन्स्टेंटली स्मूच कर रहे होते हैं जिससे हॉपर का ओपन डोर रूल और स्ट्रिक्ट हो जाता है। लूकस और मैक्स एक दूसरे के क्लोज हो रहे होते हैं। बेचारा विल अब भी बस D&D खेलना चाहता है पर उसकी पार्टी का वाइब बदल चुका होता है और ये सीजन क्लियर कर देता है कि विल गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। डस्टिन समर कैंप से वापस आता है और सबको बताता है कि उसकी एक लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड है सूजी यूटा में। वो अपने लिए एक कम्युनिकेशन टावर बनाता है ताकि सूजी से कांटेक्ट कर सके लेकिन कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। टावर के थ्रू डस्टिन एक रशियन ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट कर लेता है। इस बीच स्टीव स्कूप्स अहोय में काम कर रहा होता है रॉबिन के साथ जहां डस्टिन ट्रांसमिशन लेकर आता है और रॉबिन कोड क्रैक कर देती है। ये मैसेज हॉकिंस मॉल में किसी रशियन शिपमेंट के बारे में होता है। पूल में बिली लाइफगार्ड का काम कर रहा होता है और सब मॉम्स उससे देखकर पागल होती रहती हैं, इंक्लूडिंग मिसेस व्हीलर। वो बिली के साथ चीट करने जा रही होती है और जैसे ही वो अपनी छोटी बेटी होली को हस्बैंड टेड की गोद में सोते देखती है वो अपना प्लान ड्रॉप कर देती है। ये सब प्लॉट छोटा लगता है लेकिन सीजन 5 में कैरेन और होली का मेजर रोल होगा इसलिए मेंशन इंपॉर्टेंट है। बिल्ली एक रात कार क्रैश के बाद एक एबंडन्ड स्टील मिल में खींच लिया जाता है जहां माइंड फ्लेयर उसे पोजेस कर लेता है। एरिका, लूकस की छोटी बहन, इस सीजन फुल शो स्टीलर बन जाती है। वेंट से क्रॉल करके स्टीव, डस्टिन और रॉबिन को रशियन सीक्रेट बेस तक पहुंचने में हेल्प करती है। नीचे बेस में रशियंस एक ह्यूज मशीन बना रहे होते हैं जो अपसाइड डाउन का एक नया पोर्टल खोलना चाहता है। नैंसी और जॉनथन हॉकिंस पोस्ट में इंटर्न्स बने हैं। उन्हें कुछ अजीब रैट्स मिलते हैं जो फर्टिलाइजर खा रहे होते हैं। ये रैट्स एक्चुअली फ्लेट क्रीचर्स होते हैं। माइंड फ्लेयर ने कुछ हॉकिंस रेजिडेंट्स को बिली के थ्रू पोजेस कर लिया होता है। जॉयस और हॉपर फाइनली कपल वाइब्स शेयर करते हैं। हॉपर को एक टर्मिनेटर टाइप रशियन असैसिन अटैक करता है। मेयर से पता लगता है कि रशियंस हॉकिंस के अबैंडन्ड प्रॉपर्टीज सीक्रेटली बाय कर रहे हैं। फ्लेट लॉग एक हाइव माइंड जैसा बिहेव करते हैं। ये लॉग स्टील मिल में जाकर एक जायंट फ्लैशी मॉन्स्टर बन जाते हैं। मॉन्स्टर नैंसी और जॉनथन पर हॉस्पिटल में अटैक करता है। बाद में 11 और किड्स मॉन्स्टर को विंडो से बाहर फेंकते हैं। 11 एक साइकिक विजन में बिली तक पहुंचती है जहां माइंड फ्लेयर रिवील करता है कि वो 11 से बदला लेना चाहता है क्योंकि 11 ने सीजन 2 में गेट बंद किया था। स्टीव और रॉबिन को रशियन ट्रूथ सीरम देकर टॉर्चर करते हैं लेकिन वे एस्केप कर जाते हैं। बैक टू फ्यूचर देखने के बाद रॉबिन स्टीव को बताती है कि वो लेस्बियन है और स्टीव बिल्कुल सपोर्टिव होता है। सब किड्स मॉल में रियूनाइट होते हैं। 11 अपने लेग में घुसे माइंड फ्लेयर के मास्क को निकाल देती है लेकिन इस प्रोसेस में अपने पावर्स लूज कर देती है। जॉयस, हॉपर, मरी और साइंटिस्ट एलेक्सी जो सिर्फ स्लर पी जाता होता है इंडिपेंडेंस डे कार्निवल जाते हैं। रशियन असैसिन एलेक्सी को शूट कर देता है। फिर रेडियो के थ्रू सब किड्स फिर से एक टीम बन जाते हैं। एडल्ट स्पेस में गेट डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। डस्टिन, स्टीव, रॉबिन, एरिका रेडियो टॉवर से सपोर्ट देते हैं। सूजी, यस शी इज रियल, डस्टिन के थ्रू नेवर एंडिंग स्टोरी थीम सॉन्ग गाती है ताकि कोड मिले। माइंड फ्लेयर और बिली मॉल अराइव होते हैं। किड्स माइंड फ्लेयर को फायरवर्क्स से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। 11 बिली को उनके हैप्पी मेमोरीज दिखाकर उसे माइंड फ्लेयर 1 के कंट्रोल से फ्री कर देती है। बिली फिर 11 को बचाते हुए सैक्रिफाइस कर देता है। नीचे रशियन बेस में हॉपर असैसिन से लड़ते हुए एक्सप्लोजन में मर गया लगता है क्योंकि
क्योंकि गेट के साइड वो फंस जाता है। गेट बंद होते ही हॉकिंस लैब और यूएस मिलिट्री मॉल को बंद कर देते हैं और मीडिया में इसको मॉल फायर बताया जाता है। 11 पावर्स लूज करके हॉकिंस छोड़कर बायर्स फैमिली के साथ वेस्ट कोस्ट शिफ्ट हो जाती है। सीजन एंड होता है जब 11 हॉपर का इमोशनल लेटर पढ़ती है, कीप द डोर ओपन 3 इंचेस। पोस्ट क्रेडिट सीन में रशिया के बेस में एक अमेरिकन प्रिजनर दिखाया जाता है और एक डेमोगॉर्गन को कमरे में भेजते दिखाते हैं। यही से हिंट मिलता है कि हॉपर जिंदा है। सीजन 4 की कहानी स्प्रिंग ब्रेक 1986 से शुरू होती है। माइक कैलिफोर्निया में 11 और बायर्स फैमिली से मिलने आता है। 11 अब पावर्स के बिना एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक बुली एंजेला उसे रोज टॉर्चर करती है। रिंकोमैनिया स्केटिंग रिंक में एंजेला 11 को इंसल्ट करती है और 11 गुस्से में रोलर स्केट से उसके मुंह पर मार देती है। सीन पूरा इमोशनल और अनकंफर्टेबल होता है। जॉयस को बीच में एक मिस्टीरियस पैकेज मिलता है जिससे पता चलता है कि हॉपर जिंदा है, पर वो रशिया की एक कुलग प्रिजन में बंद है। यूरी नाम का शेडी पायलट उन्हें डील ऑफर करता है। जॉयस और मरी अलास्का जाकर उसके थ्रू हॉपर को फ्री करने का प्लान बनाते हैं। हॉकिंस में माइक और डस्टिन हेलफायर क्लब में ज्वाइन होते हैं जो एडी मनसन लीड करता है। लुकस बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बनने की कोशिश में अपने D&D ग्रुप से थोड़ा दूर हो रहा होता है। मैक्स और लुकस ब्रेकअप कर चुके होते हैं और मैक्स अब अपने ब्रदर बिल्ली की डेथ को लेकर डिप्रेस्ड और डिस्टेंस हो गई होती है। चीयर लीडर क्रिसी कनिंघम को क्रीपी विजन आने लगते हैं। घंटियां बजती हैं, वॉल्स वॉर्प होती हैं, वॉइसेस आती हैं। वो एडी से ड्रग्स लेने जाती है, सोची कि शायद हेल्प मिल जाए, पर एडी के ट्रेलर में ही क्रिसी ट्रांस हो गई में जाती है और हवा में फ्लोट करके ब्रूटली मर जाती है। बोन्स ट्विस्ट हो जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स के सबसे हॉरिफाइंग किल्स में से एक होता है। एडी शॉक के मारे भाग जाता है। टाउन में सेटानिक पैनिक फैल जाता है। क्रिसी का बॉयफ्रेंड जेसन एडी को मर्डर का कल्प्रिट बता देता है। डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और मैक्स एडी को ढूंढकर उसके हाइड आउट बोट हाउस में उससे मिलते हैं और इस नए मॉन्स्टर को वेक्ना नाम देते हैं। D&D के विलन से इंस्पायर। नैन्सी क्रील फैमिली का हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करती है। विक्टर क्रील को लोग किलर समझते हैं क्योंकि उसकी वाइफ और डॉटर बिल्कुल क्रिसी जैसी डेथ से मरी थी। विक्टर अपनी आंखों से अंधा हो चुका होता है और जेल लाइक हॉस्पिटल में लॉक्ड होता है। विक्टर बताता है कि किसी डीमन ने उनकी फैमिली को मारा और किसी एंजल की आवाज ने उसे बचाया। ये हिंट देता है कि फेवरेट सॉन्ग किसी को ट्रांस से बाहर खींच सकता है। 11 को कैलिफोर्निया से सीक्रेटली पिकअप किया जाता है बाय डॉक्टर ओवेंस और उसे एक डेजर्ट बेस में ले जाया जाता है जहां वो अपने पावर्स वापस पा सकती है। ओवेंस एक्चुअली डॉक्टर ब्रेनर के साथ काम कर रहा होता है। हाँ, ब्रेनर जिंदा निकल आता है। प्रोजेक्ट नीना के सेंसरी टैंक में 11 अपना पास्ट रिविजिट करती है। रेनबो रूम, एक्सपेरिमेंट्स और एक मिस्टीरियस ऑर्डरली के साथ बॉन्ड। धीरे धीरे पता चलता है कि ये ऑर्डरली ही 001 था, सबसे पहला टेस्ट सब्जेक्ट, और वही हेनरी क्रील था जो अपनी फैमिली को मारने वाला किलर निकला था। उसने ही बाकी बचे हुए टेस्ट किड्स को वेक्ना स्टाइल किल किया। एल उसके ऑफर को रिजेक्ट करती है और उसे साइकिक ब्लास्ट करके एक अननोन रेल्म में फेंक देती है जो बाद में डायमेंशन एक्स रिवील होता है। यहीं से वो म्यूटेट होकर वेक्ना बन जाता है और माइंड फ्लेयर से कनेक्शन बनाता है। हमने पहले जो माइंड फ्लेयर की आवाज सुनी थी वो एक्चुअली वेक्ना की वॉइस होती है। कैलिफोर्निया में गवर्नमेंट बायर्स हाउस को डिस्ट्रॉय कर देती है। माइक, विल, जॉनथन और आर्गाइल एस्केप करके कंट्री भर ड्राइव करते हैं 11 को ढूंढने। ये लोग सूजी के घर जाते हैं जहां सूजी बेस का लोकेशन ट्रेस करने में हेल्प करती है। विल इस सीजन का 80% टाइम बैक सीट में साइलेंटली क्राइंग ही रहता है। 11 बेस में पावर्स रिगेन कर लेती है और मिलिट्री अटैक होता है। एल हेलीकॉप्टर को अपने माइंड से क्रैश कर देती है। ब्रेनर फाइनली मरते हुए एल से कहता है कि वो उसे सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन एल उसे गुड बाय बोलकर रिजेक्ट कर देती है। टीम एल को लेकर इंडियाना लौटने लगती है। हॉकिंस में वेकना 2 और किल्स करता है। मैक्स को भी वेकना जैसी सिम्टम्स आने लगती हैं। टिकिंग क्लॉक, विजन, गिल्ट, डिप्रेशन। मैक्स बिली के ग्रेव जाके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और वेकना ट्रांस में आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि फ्रेंड्स उस पे केट पुश का रनिंग अप दैट हिल लगा देते हैं और मैक्स उस ट्रांस के हेलस्केप से भागकर वापस आ जाती है। एक लेजेंडरी सीन। रशिया साइड में हाँ, ये सब प्लॉट थोड़ा स्ट्रेच्ड लगता है। यूरी सबको बिट्रे कर देता है। जॉयस और मरे प्लेन क्रैश के बाद डिस्गाइज में रशियन प्रिजन इन्फिल्ट्रेट करते हैं। हॉपर एक डेमोगॉर्गन डेथ पिट में फाइट करता है और सर्वाइव कर जाता है। हॉपर और जॉयस फाइनली एक इमोशनल हग शेयर करते हैं। प्रिजन में अपसाइड डाउन के और भी सैंपल्स मिलते हैं, इवन अ पीस ऑफ माइंड फ्लेयर। एडल्ट्स डिसाइड करते हैं कि हाइव माइंड को वीकन करने के लिए वापस जाकर डेमोगॉर्गन को मारेंगे। हॉकिंस किड्स रियलाइज करते हैं कि वेक्ना के सारे मर्डर स्पॉट्स एक एक मिनी गेट्स क्रिएट कर रहे हैं। नैन्सी, स्टीव, रॉबिन और एडी लवर्स लेक के बॉटम में डाइविंग करते हैं और अपसाइड डाउन में जाके ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ एक मेजर रिवील होता है। अपसाइड डाउन 6 नवंबर 1983 की डेट में फ्रीज हुआ है। ये डायमेंशन 11 ने एक्सीडेंटली क्रिएट किया था जब उसने पहली बार सीजन 1 में गेट ओपन किया। नैन्सी वेक्ना के ट्रांस में फंस जाती है और वेक्ना रिवील करता है कि हेनरी क्रील ही वेक्ना है। वो नैन्सी को हॉकिंस के फ्यूचर डिस्ट्रक्शन का विजन दिखाता है और बताता है कि मैक्स का किल उसका चौथा एंड फाइनल किल होगा। बच्चे वेक्ना को हराने का प्लान बनाते हैं। मैक्स बेट बनकर क्रील हाउस के एटिक में बैठती है। एडी और डस्टिन अपसाइड डाउन में मास्टर ऑफ पपेट्स परफॉर्म करके डेमो बैट्स को लूर करते हैं। स्टीव, नैन्सी, रॉबिन फिजिकली वेक्ना के बॉडी को जलाने जाते हैं। 11 रिमोट साइकिक माइंड फाइट में वेक्ना से लड़ती है। सर्फर बॉय पिज्जा शॉप में बनाए गए टेम्पररी सॉल्ट टैंक में। जेसन रॉन्ग टाइमिंग पर आ जाता है और लूकस पर अटैक करता है, सोचकर कि वो मैक्स पर सैटेनिक रिटल कर रहा है। मैक्स का
कमांड टूट जाता है और वेकना फाइनली मैक्स को किल कर देता है। उसका बॉडी ब्रेक हो जाता है। माइक 11 से आई लव यू बोलता है, जो 11 को फाइनल साइकोटिक बूस्ट देता है। मीना वेल, नैन्सी स्टीव, रोबिन मोलोटोव कॉकटेल्स और शॉटगन से वेकना के फिजिकल बॉडी को चलाते हैं। वेकना विंडो से गिरकर नीचे गिरता है, पर माइकल मायर्स की तरह बॉडी गायब होती है। 11 मैक्स को रिवाइव कर लेती है, लेकिन मैक्स कोमा में चली जाती है। गेट ओपन हो जाता है और हॉकिंस में एक ह्यूज क्रॉस शेप्ड रिफ्ट लाइब्रेरी के सेंटर से फट जाता है। मीडिया इसको अर्थक्वेक बता देती है, पर हॉकिंस के लोग इस टाइम ये बकवास नहीं मानते। फैमिली और फ्रेंड्स रीयूनाइट होते हैं। 11 हॉपर को देखकर रो देती है। विल फिर अपनी गर्दन के बैक को पकड़ता है। उस टिंगलिंग फीलिंग का मतलब है वेकना अभी भी जिंदा है। सब लोग हिल टॉप पर जाके हॉकिंस को देखते हैं, जहां अपसाइड डाउन का काला ऐश अब रियल वर्ल्ड पे बरस रहा होता है। यानी वॉर अब ऑफिशियली शुरू हो रही है। अब हम सीजन 5 पर आ जाते हैं। कहानी फॉल 1987 में सेट है, यानी बिल्कुल उस रात के करीब जब विल बायर्स 6 नवंबर 1983 को गायब हुआ था। उसके चाहे 4 साल बीत चुके हैं। हॉकिंस अब मिलिट्री क्वारंटीन में लॉक किया गया है। पूरी टाउन ऑलमोस्ट एक वॉर जोन जैसी बन चुकी है। इस सीजन में लिंडा हैमिल्टन की एंट्री होने वाली है। सब किड्स का मेन मिशन अब सिर्फ एक ही है, वेकना को ढूंढना और उसे खत्म करना। सीजन 4 में विल लिटरल बैक सीट में रहा था, पर सीजन 5 में स्टोरी पूरी तरह फुल सर्कल आती है। ये पूरी सीरीज असल में हमेशा विल की स्टोरी थी, विल द वाइज। और वो रात जब वेकना ने सबसे पहले उसे टारगेट किया, उसका डीपर रीजन अब रिवील होने वाला है। इन सारी मिस्ट्रीज को समझने में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट मिलता है प्ले स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो से, जो दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। डफर्स ने ये प्ले को राइट किया है, इसलिए ये सीरीज के लिए कैनन माना जाता है। प्ले शुरू होता है एक प्रोलॉग 1943 से। गवर्नमेंट यूएसएस एल्ड्रिज शिप पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है, जिसका गोल होता है कि शिप को जर्मन्स के अगेंस्ट इनविजिबल बनाया जा सके। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तुमने शायद पहले भी सुनी होगी। मार्वल ने भी इस आइडिया को लोकी सीजन 1 के वॉइड में रेफरेंस किया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मार्वल यूनिवर्स जैसा नहीं होता। शिप टेलीपोर्ट होकर सीधा डायमेंशन एक्स में जा गिरता है। वहाँ के क्रीचर्स यानी डेमोगॉर्गन्स पूरे क्रू को मार डालते हैं। सिर्फ एक इंसान बचता है, कैप्टन ब्रेनर यानी डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर का फादर। यहीं से हॉकिंस और मल्टीवर्स का असली राज शुरू होता है। फिर प्ले टाइमलाइन शिफ्ट करती है लेट 1950s में। क्रील फैमिली हॉकिंस में शिफ्ट होती है। हेनरी क्रील, जो बाद में वेकना बनने वाला है, बचपन से ही पावरफुल साइकोकिनेटिक एबिलिटीज रखता था और एक डार्क डिस्टर्ब टेम्परामेंट वाला लड़का था। स्कूल में उसकी मुलाकात पैटी न्यूबी से होती है, जो बॉब न्यूबी की अडॉप्टिव सिस्टर होती है। यहीं हम एक टीनेज जॉयस, टीनेज हॉपर और टीन लॉनी बायर्स, विल और जॉनथन के फादर को भी देखते हैं। हेनरी और पैटी के बीच एक रोमांटिक बॉन्ड डेवलप होता है, जब हेनरी उसे उसकी बायोलॉजिकल मदर ढूंढने में हेल्प करता है। हेनरी को बार बार एक शैडोवी एंटिटी टॉर्चर करती रहती है, जिसे वह बैटलफील्ड बोलता है। ये वही जगह होती है जहां से वेकना का डार्क कनेक्शन शुरू होता है। ये एंटिटी हेनरी को जानवरों को मारने के लिए एनकरेज करती है। एक दिन जब हेनरी पैटी की मदर को ढूंढने की कोशिश में इस एंटिटी के ट्रांस में होता है, पैटी का फादर बीच में आ जाता है और अटैक में ऑलमोस्ट मर ही जाता, लेकिन रिकवर होकर वो पैटी को बताता है कि हेनरी ने एक्चुअली उसकी जान बचाई। फिर वो एक ड्राइंग बनाता है जो उस क्रीचर को डिपिक्ट करती है, और वो ड्राइंग क्लियरली माइंड फ्लेयर होता है। यानी प्ले कंफर्म करता है कि माइंड फ्लेयर की ओरिजिन स्टोरी हेनरी के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई थी। जॉयस और हॉपर इस प्ले में डिटेक्टिव टाइप सपोर्टिंग रोल में होते हैं, एनिमल्स की किलिंग्स और हॉकिंस में हो रही गड़बड़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हुए। एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीन में हेनरी जॉयस को एक बात कहता है, तुम बहुत अच्छी हो जॉयस, इसी वजह से लोग तुम्हें तोड़ देंगे। तुम्हें सीखना होगा कि अपनी लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना पड़े। जॉयस के समझ में ये बात तब नहीं आती, पर हेनरी के ये वर्ड्स इंप्लाई करते हैं कि उसका बायर्स फैमिली से एक डीप कनेक्शन फ्यूचर में बनने वाला था। शायद इसी वजह से वेकना का फोकस विल पर था। इसके बाद हेनरी को हॉकिंस लैब में डॉक्टर ब्रेनर के पास भेज दिया जाता है। ब्रेनर अब अपने बाप वाले डिमेंशन एक्स एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट करना चाहता था। एक साइंटिस्ट ने ब्रेनर का टेक चुरा कर नेवाडा की एक केव में छुपा दिया था। इसी कनेक्शन की वजह से सीजन 4 में नेवाडा बेस दिखा था। हेनरी बचपन में अपने स्पाई ग्लास से सेम टेक एक्टिवेट कर बैठा था, जिससे वो गलती से डायमेंशन एक्स पहुंच गया था। सिर्फ 12 घंटे वहां रहने के बाद वो वापस आया, पर अब एक डार्क एंटिटी उसे करप्ट कर चुकी थी। उसकी ब्लड टाइप भी म्यूटेट हो चुकी थी, और ये म्यूटेटेड ब्लड ही बाद में रेनबो रूम के दूसरे बच्चों जैसे 11 के पावर्स का सोर्स बना। ब्रेनर हेनरी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर हेनरी का दिमाग उसके हिसाब से काम नहीं करता। ब्रेनर फिर डिड्यूस करता है कि हेनरी के इमोशंस उसकी वीकनेस है। वो पैटी न्यूबी को मारने की धमकी देता है ताकि हेनरी को कंट्रोल किया जा सके। हेनरी घर लौटकर रियलाइज करता है कि उसकी मदर उसे वापस ब्रेनर के लैब में भेजने वाली है, जिससे उसके अंदर का डार्क शैडो एंटिटी फुल कंट्रोल ले लेती है। वो अपनी मदर और सिस्टर को मार देता है और अपने फादर को भी ऑलमोस्ट मार डालता है। फिर हेनरी स्कूल में जाता है, जहाँ जॉयस का प्ले चल रहा होता है, और वहाँ एक क्लाइमैक्स में पैटी राफ्टर से गिर जाती है। फिर इवेंट्स एग्जैक्टली वैसे होते हैं जैसे सीजन 4 में बताया गया था। विक्टर क्रील को मर्डर्स का कल्प्रिट माना जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। हेनरी को ब्रेनर कस्टडी में ले लेता है। लैब में हेनरी एक विजन में देख लेता है कि पैटी एक्चुअली जिंदा बच गई और वेगस में अपनी मदर से मिल गई। ब्रेनर हेनरी को बताता है कि उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स रेनबो रूम के बाकी किड्स में सक्सेसफुल गए हैं, यानी हेनरी का म्यूटेटेड डायमेंशन एक्स ब्लड ही 11 जैसे बच्चों को पावर्स देता है। प्ले के एंड में हेनरी एक छोटी 11 के पास जाकर कहता है, हेलो 11, मेरे पास हमारे लिए
लिए कुछ नया है। लाइटनिंग फ्लैश होती है और स्टेज की वॉल पर वेकना की सिलुएट दिख जाती है, अनसेटलिंग और आइकॉनिक। इस प्ले से कुछ मेजर ट्रूथ्स कंफर्म होते हैं जो सीजन 5 की स्टोरी के कोर में होने वाले हैं। पहला, वेकना का एक्चुअल ओरिजिन अपसाइड डाउन नहीं है बल्कि डायमेंशन एक्स है, एक डार्क प्राइमोर्डियल रेल्म जहां से माइंड फ्लेयर और दूसरे क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। अपसाइड डाउन तो बस एक स्नैपशॉट रियलिटी है, वो भी उस रात का जब 11 ने पहली बार गेट बनाया था। दूसरा, हेनरी क्रील ने डायमेंशन एक्स में मल्टीपल ट्रिप्स किए थे जिसने उसके दिमाग और पावर्स को परमानेंटली ऑल्टर कर दिया। तीसरा, माइंड फ्लेयर एक सेपरेट एंटिटी है जो हेनरी में फुली मर्ज हो गई थी। और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि हेनरी का बायर्स फैमिली, स्पेशली जॉयस एंड विल के साथ एक अनस्पोकन इमोशनल लिंक शुरू से ही सेट था। इसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि विल को चूज किया जाना कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वेकना का लॉन्ग टर्म डिजाइन था। ये सारा बैक स्टोरी सीजन 5 के लिए क्रूशियल ग्राउंड वर्क सेट करता है। अब फाइनल सीजन में वेकना का अल्टीमेट प्लान, डिमेंशन एक्स का ओरिजिन, अपसाइड डाउन का पर्पस और विल बायर्स का ट्रू कनेक्शन फाइनली रिवील होने वाला है। तो भाई पूरी कहानी यहीं पर रैप होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।